आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में समझेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी मीन्स उस कंपनी के बाई लॉस और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उस कंपनी के इंटरनल अफेयर्स का मैनेजमेंट और कंडक्ट ऑफ बिजनेस को गवर्न करता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में आर्टिकल्स का मीनिंग दिया हुआ है। उसके हिसाब से आर्टिकल्स का मतलब है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी जो ओरिजिनली फ्रेम किया हुआ या बाद में समय समय पे पुराने कंपनी लॉस के हिसाब से या नया कंपनी लॉ के हिसाब से ऑल्टर किया हुआ, इसी को आर्टिकल्स बोलते हैं। ये आर्टिकल्स कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को रेगुलेट करते हैं, कंपनी के ऑफिसर्स के पावर्स डिफाइन करते हैं, कंपनी और मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को इस्टेब्लिश करती हैं, आपस में मेंबर्स के बीच में भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश करती हैं कंपनी और मेंबर्स के बीच में या आपस में मेंबर्स के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के मेंबर्स होने से ऑर्डिनरली जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उस कंपनी के ऊपर होते हैं उसको डिफाइन करते हैं। आर्टिकल्स को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एज पार्टनरशिप डीड एंड ए पार्टनरशिप, जैसे पार्टनरशिप डीड सेट करती है प्रोविजंस को किस तरीके से फर्म को एडमिनिस्टर करना है, ऐसे ही कंपनी को कैसे एडमिनिस्टर करना है वो आर्टिकल्स बताते हैं। पर्टिकुलर आर्टिकल्स जो हैं वो मेकिंग ऑफ कॉल्स फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों को डील करते हैं। अब आते हैं कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पास। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बताती है कि एक कंपनी के आर्टिकल्स में उस कंपनी के मैनेजमेंट के रिलेटेड सारे रेगुलेशंस होने चाहिए। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 बोलती है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो सारे चीज़ें होने चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड है। सब सेक्शन 2 का प्रोविजन बताती है कि अगर कुछ और एडिशनल मैटर्स भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो इंक्लूड कर सकते हैं आर्टिकल्स में, जो माने प्रिस्क्राइब्ड के अलावा। अब आते हैं सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 के पास। ये बताती है एंट्रेंचमेंट के बारे में। एंट्रेंचमेंट के रिलेटेड प्रोविजंस पहली बार कंपनी लॉ में 2013 के लेजिस्लेशन के थ्रू ही लाया गया है। ऐसा प्रोविजन पहले के लेजिस्लेशंस में नहीं था। एंट्रेंचमेंट का मतलब आर्टिकल्स के कुछ प्रोविजंस को ऑल्टर करने के लिए सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन की ही नहीं और एलॉबरेटिव प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ेगा। यही है प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। अब आते हैं सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 5 के पास। ये प्रोविजन बोलती है कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस को कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम या आर्टिकल्स को अमेंड करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ही हो सकती है आर्टिकल्स में या बाद में अमेंड करने के बाद भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो एंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न आर्टिकल्स में रखने के लिए कंपनी के सारे मेंबर्स के अप्रूवल ज़रूरी है। वही अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही आप प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सब सेक्शन 5 के हिसाब से अगर आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस जो फॉर्मेशन के टाइम के बने हुए हैं या बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया हुआ, जैसे भी हो, अगर आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस हैं तो कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस देना पड़ेगा कि मेरा कंपनी के आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस हैं करके। उस कम्युनिकेशन को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। कंपनी एक्ट में मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की फॉर्मेट दिया हुआ है। यूजुअली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूड किए गए हैं उस मॉडल आर्टिकल्स में जो एक कंपनी चाहे किसी भी टाइप के हो उसको अपने इंटरनल मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरत है। वो बेसिक रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस which can be seen usually in articles of association are as follows. वो हैं शेयर कैपिटल,
शेयर्स और उसके वैल्यू अगर है डिवीजन इनटू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो हर क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स और उस राइट्स को वेरिएट करना है तो उसका प्रोसीजर, शेयर्स के अलॉटमेंट के प्रोसीजर, फुल्ली और पार्टली अनपेड शेयर्स के रिमेनिंग अमाउंट पे करने के लिए शेयर होल्डर्स से डिमांड करने का प्रोसीजर, उसी को बोलते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स, शेयर्स फॉर फीचर करने का प्रोसीजर, फिर शेयर कैपिटल बढ़ाने का, बदलने का और रिड्यूस करने का रिलेटेड प्रोसीजर, शेयर्स ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट करने का रिलेटेड और प्रोसीजर, अनपेड शेयर्स को लीन में रखने के प्रोसीजर जब तक शेयर होल्डर्स वो अनपेड पेमेंट अमाउंट पे नहीं करते, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन पावर्स एंड ड्यूटीज, उसके प्रोसीजर, ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, CSR कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन, उसके रिलेटेड मैटर, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर, ऐसे ही स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर, मीटिंग, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, प्रॉक्सी, कोरम, पोल एक्सेट्रा का नोटिस देने के प्रोसीजर और रूल्स, अकाउंट्स का ऑडिट करने का प्रोसीजर और ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड रूल्स, रिजर्व में मनी ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर, डिविडेंड डिक्लेयर करने के रिलेटेड प्रोसीजर, रूल्स एक्सेट्रा, और कंपनी के बोरोइंग पावर्स एंड वो पावर्स एक्सरसाइज करने के तरीके, शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के प्रोसीजर, अगर उसी को डुप्लीकेट चाहिए तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के प्रोसीजर, और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी से रिलेटेड प्रोसीजर, ये सब होंगे जनरली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। मॉडल रूल्स में जो दिया हुआ है वो सब रेगुलेशंस या उनमें से कुछ रेगुलेशंस जो कंपनी के लिए सूटेबल हैं उसी को कंपनी अपने आर्टिकल्स में इंक्लूड कर सकती है। ये सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 5 में दिया हुआ है। बस ये ध्यान में रखें कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को केयरफुली प्रिपेयर करना है और उसमें जो इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी रूल्स हैं वो सारे होना ज़रूरी है। इसका ख्याल रखना है, ये सब पॉइंट्स सही से दिमाग में रख कर अगर आर्टिकल्स प्रिपेयर करते हैं कंपनी, तो आगे जाके उसको कंपनी के फंक्शनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बस वो प्रोविज़न ना रहें जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ हो या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ। अब आते हैं सब सेक्शन 6 में। इस प्रोविजन में कुछ टेबल्स का जिक्र किया गया है विच रिफर्स टू मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक एक तरीके की कंपनी के लिए एक एक तरीके के मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है शेड्यूल 1 में, जैसे टेबल्स F, G, H, I एंड J। अब कंपनी अपनी टाइपोलॉजी के हिसाब से चुनेगा सूटेबल मॉडल्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और उस हिसाब से अपने खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को डेवलप करेगा। अगर वही गारंटी कंपनी विथ शेयर कैपिटल या अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल है तो टेबल्स GH I एंड J ऑफ शेड्यूल 1 बोलती है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ कंपनी रजिस्टर होगी उसको मेंशन करना है। अगर गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कितने मेंबर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किए हैं और कितने लोगों को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबरशिप दिए हैं वो डिटेल्स होना चाहिए। वही अगर प्राइवेट कंपनी विथ शेयर कैपिटल है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 सब क्लॉजेस 1, 2 एंड 3 के हिसाब से 3 कंडीशंस कंपल्सरली कंप्लाई करना पड़ेगा। वो है शेयर्स ट्रांसफ़र करने का राइट्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट और कंपनी के सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए दिए जाने वाले पब्लिक इनविटेशन का प्रोसीजर, ये तीनों कंपल्सरीली होना चाहिए। अब आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच के रिलेशनशिप के पास। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में और उसके पावर्स के बारे में बताता है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं।
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अफेयर्स को किस तरीके से मैनेज करके कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करना है, कंपनी के पावर्स को किस तरीके से उन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए यूज़ करना है, वो रेगुलेशंस बताती हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेजरली इंटरनल मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए, और इंटरनल मैनेजमेंट हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को फुलफ़िल करने के लिए ही काम करें, उस तरीके से कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए ही बना है। कंपनीज एक्ट 2013 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मामले में थोड़ा रिलैक्सेशन ज़्यादा दी है विथ रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंपैरिजन में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करते वक्त कंपनी के पास ज़्यादा फ्रीडम रहता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कंपनीज़ को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ड्राफ्टिंग में। इसीलिए डिफरेंट कंपनीज़ की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपेयर करेंगे तो वो सब्सटैंशियली डिफरेंट होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से दिया गया था कि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए किस तरीके की इंटरनल मैनेजमेंट अपनाना है, वो उस तरीके से अपने इंटरनल रेगुलेशंस ड्राफ्ट करें। एक और बात, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमेशा सबऑर्डिनेट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना मुश्किल है और प्रोसेस रिजिड है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना इजी है और फ्लेक्सिबल है। बस एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पार करके ना जाएं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जुरिस्डिक्शन के अंदर ही रहें। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड वर्क कर रहा है तो ऐसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जा सकता है। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कॉन्फ्लिक्ट आती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिवेल करती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। वैसे ही दोनों डॉक्यूमेंट्स को टुगेदर पढ़ के कंपनी के अफेयर्स से रिलेटेड एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी को दूर किया जा सकता है। कभी कभार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कुछ बात में साइलेंट हैं और आर्टिकल्स में वो बातें एलॉबरेटिवली मैनेजमेंट को पावर्स दे रहे हैं, तो बस ये ध्यान रखना है कि वो पावर्स कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए ही यूज़ किया गया है या नहीं। अगर वो पावर्स कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए यूज़ किया गया है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उन पावर्स का जिक्र ना होने पर भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आधार पे वो डिसीजन अप्रूव कर सकती हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि दोनों डॉक्यूमेंट मिला के पढ़ के एम्बिग्यूटी दूर करने वाला बात सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लियर है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है वो बात, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को मिल के पढ़ के कन्फ्यूजन को दूर करने की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है और कर भी नहीं सकते। ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच का रिलेशनशिप। अब आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच के डिस्टिंक्शन के बारे में समझने के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहरी लोग जैसे क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स जो बाहरी आदमी हैं और कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट करना चाह रहे हैं, उनके नॉलेज के लिए कंपनी किस ऑब्जेक्ट्स के साथ बनी है, क्या बिजनेस करना चाह रही है, किस टाइप ऑफ कंपनी है, शेयर वैल्यू क्या है, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, ये सब चीज़ बताती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बताती हैं, कंपनी और मेंबर्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं और मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताती है। ये एक मेजर डिस्टिंक्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। अब आते हैं और भी जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में
देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बाहरी बाउंड्री के बारे में बताती है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एरिया के अंदर के जो बाउंड्री के अंदर के एरिया के अंदर के नियमों के बारे में बताती हैं। जैसे पहले बताया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करना मुश्किल है, प्रोसेस रिजिड है। जनरल बॉडी मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल इधर बाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन के रिक्वायरमेंट के अलावा कुछ विषयों में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अमेंडमेंट मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कोई क्लॉज कंपनी एक्ट के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। ये एक कंपलसरी और मैंडेटरी रूल है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी एक्ट दोनों के सबऑर्डिनेट हैं, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कोई क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट के विरुद्ध में नहीं होना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के गरिमाओं के बियॉन्ड अगर कंपनी कोई कार्य करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होती है और एब्सोल्युटली उस एक्ट को शून्यकरण किया जाएगा, मीन्स वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। सारे मेंबर्स मिल के उस कार्य का सपोर्ट में वोट देने पर भी वो कार्य नहीं वैलिड नहीं होगा, वो एक्ट जो है वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है, कंपनी के एक्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के भीतर है, तो शेयर होल्डर्स उसको रैटिफाई कर सकते हैं। ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच का रिलेशनशिप। अब आते हैं साइनिंग प्रोसीजर में। रूल 13 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के तहत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों के ऊपर हर कोई सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम को सिग्नेचर होना चाहिए। उनके सिग्नेचर के अगेंस्ट में उनका नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा डिटेल्स होना चाहिए। उनका सिग्नेचर मिनिमम एक विटनेस के सामने होना चाहिए और वो विटनेस अपने स्टेटमेंट के नीचे सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन देना है और कितने शेयर होल्डर्स शेयर सब्सक्राइब किए वो नंबर भी देना है। विटनेस को ऐसे स्टेट करना है कि मैं सब्सक्राइबर को मेरा सामने इस डॉक्यूमेंट में साइन करते हुए देखा है और मैंने उस सिग्नेटरी का आइडेंटिटी वेरीफाई किया है और उसके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सक्सेस में मैं सहमत हूँ। ऐसे करके विटनेस को स्टेटमेंट देना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट के नीचे उसको साइन करना पड़ेगा बाय मेंशनिंग ऑल हिज आइडेंटिटी डिटेल्स। अगर वो सब्सक्राइबर इलिटरेट है तो वो सिग्नेचर के बिना थंब इम्प्रेशन अफिक्स करेगा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। उस सारे कंटेंट्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हैं वो सब पढ़ के विटनेस के सामने समझाया जाएगा और विटनेस को अपने स्टेटमेंट में ये सब मेंशन करना चाहिए। अगर सब्सक्राइबर एक बॉडी कॉरपोरेट मतलब एक और कंपनी है तो उस कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉई जिसको उस कंपनी ने ऑथराइज़ किया है साइन करने के लिए उसके डिटेल्स वगैरह देना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइबर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो जिसको पार्टनरशिप फर्म ने ऑथराइज़ किया है थ्रू रेजोल्यूशन वो पार्टनर ही साइन करेगा और वह रेजोल्यूशन का वहाँ पे जिक्र करना पड़ेगा। अब आते हैं कैसे और किस प्रोसीजर के थ्रू आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट होता है ऐसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करके एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई या पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हुई तो उसके हिसाब से इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब उसके हिसाब से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी अमेंड करना पड़ेगा। जैसे अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है
तो मेंबरशिप मिनिमम 2 से 200 तक होना है। मेंबर्स के राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में रिस्ट्रिक्शन होना है। ये कंडीशंस जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में दिया हुआ है और हम लोग प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में पढ़े थे, उनको रिमूव करना पड़ेगा। इसमें सिंपल वो क्लॉजेस को ओमिट करना है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। वाइस वर्सा जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में जब कन्वर्ट होगा तो ये कंडीशन को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। जब पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्शन तभी इफेक्ट में आएगा जब ट्रिब्यूनल की अप्रूवल मिलेगी। यहाँ पे आर्टिकल्स को सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अमेंड नहीं किया जाएगा, साथ साथ ट्रिब्यूनल की अप्रूवल भी चाहिए। अब आते हैं प्रोसीजर में। पहले प्रपोजल फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव करना है। बोर्ड सिर्फ प्रपोजल ही नहीं, ड्राफ्ट नोटिस कॉलिंग फॉर जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, स्पेशल रेजोल्यूशन की ड्राफ्ट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की ड्राफ्ट जो जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे विथ प्रपोजल ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करना है। नेक्स्ट सेक्रेटरी जो है जनरल मीटिंग का, वो कन्वीन करेंगे ऑन द फिक्स्ड डेट। ये डेट कौन फिक्स करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करेंगे। मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है अप्रूविंग द ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स को अमेंड करने की स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को रेजोल्यूशन का कॉपी देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 117 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जहाँ ट्रिब्यूनल के अप्रूवल की ज़रूरत है तो वो अप्रूवल कॉपी भी रजिस्ट्रार को उस सर्कमस्टेंसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ सबमिट करना पड़ेगा। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 में इसका जिक्र किया गया है। ट्रिब्यूनल के अप्रूवल मिलने के 15 दिन के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन और ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के कॉपी दोनों रजिस्ट्रार को जमा करना है फॉर्म नंबर INC 27 के फॉर्मेट में। रजिस्ट्रार के अप्रूवल के बाद ये अमेंडमेंट जो आर्टिकल्स में लाया गया है वो वैलिड हो जाएगा। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो वो अमेंडमेंट इनवैलिड होगा। अमेंडमेंट के 6 कॉपीज़ वो स्टॉक एक्सचेंजेस में भेजना पड़ेगा जहाँ जहाँ कंपनी लिस्टेड है, वो भी जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के इमीडिएट। आल्ट्रेशन या अमेंडेड कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ही सर्कुलेट होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा एक बार ऑल्टर होने के बाद। जिस दिन से ये अल्ट्रेशन इफेक्ट में आएगा तब से वही करेक्टेड कॉपी ही या अल्टर्ड कॉपी ही सर्कुलेट होगा। ये सेक्शन 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। अगर पुराना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सर्कुलेट हो गया तो इट इज़ इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 15। उसका पेनल्टी 1000 रुपया पर सच कॉपी जो रॉन्ग कॉपी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। मतलब अगर 10 गलत आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुए तो 10,000 रुपीज़ का पेनल्टी होगा। पर कॉपी 1,000 रुपीज़, 10 कॉपीज़ इंटू 1,000 इज इक्वल टू 10,000। कंपनी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है आर्टिकल्स को अमेंड करने का, ये पावर लिमिटेड है। देखते हैं कि कंपनी के इस पावर पे क्या क्या लिमिटेशंस हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो पावर्स दिए हुए हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड एक्सीड नहीं होना चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो ऑल्ट्रेशन लाया गया है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट या और कोई कानून के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल के अप्रूवल या सहमति के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अमेंडमेंट कुछ इलीगल या पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध या अनलॉफुल चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए या उनके जिक्र नहीं करना चाहिए। जो अमेंडमेंट लाया गया वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, कंपनी को नुकसान पहुंचाने जैसे नहीं होना चाहिए। ये ऑल्ट्रेशन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के ऊपर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को डोमिनेट करने का पावर नहीं देना चाहिए। वो कंपनी के अंदर की डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वायलेट करेगा। ऐसे अमेंडमेंट्स या अल्ट्रेशंस इनवैलिड होंगे। जैसे पहले बताया, जब
पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाती है तो आर्टिकल्स का अल्ट्रेशन बिना ट्रिब्यूनल के अप्रूवल का नहीं होगा, वो एक लिमिटेशन है। अगर आर्टिकल्स को अमेंड करके कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना चाह रही है या कंपनी के कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी को वायलेट करना चाह रही है तो वो गलत है। ऐसे आर्टिकल्स अल्ट्रेशंस इनवैलिड होंगे। अमेंडमेंट्स या अल्ट्रेशंस हमेशा प्रोस्पेक्टिव रहेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकती है, ये एक लिमिटेशन है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने का पावर स्टैट्यूटरी पावर है, उसको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से लिमिट या निकाला नहीं जा सकता। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना एक इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी पावर है, उस पावर से उसको दूर नहीं किया जा सकता है, मतलब कंपनी को दूर नहीं किया जा सकता। ये बातें बताती हैं कि power to alter articles of association is not an absolute power vested with the companies, उसके ऊपर भी कुछ limitations हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि what is the effect of articles of alteration of articles of association। जैसे ओरिजिनल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेंबर्स के ऊपर लागू होगा, ऐसे ही आर्टिकल्स ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी मेंबर्स के ऊपर लागू होगा। ये सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। फर्दर शेयर होल्डर्स के राइट टू ट्रांसफ़र इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन लाने के कारण अगर उसके राइट में कोई एडिशनल रिस्ट्रिक्शन आए या पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने के वजह से वो अपने राइट को खो बैठा तो ही कैनॉट से कि ये अल्ट्रेशन मैलिफाइड इंटेंशन के साथ हुआ है। अब आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बाइंडिंग इफेक्ट के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहे ओरिजिनल हो या अल्टर्ड हो, जब से वो इफेक्ट में आएगा वो कंपनी के शेयर होल्डर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे हैं या किए हैं, उन सब के ऊपर बाइंडिंग होगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट के लीगल इफेक्ट ये है कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर बाउंड टू द कंपनी इज़ बाउंड टू द मेंबर्स। ये म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है, एक मेंबर सारे अदर मेंबर्स से बाउंड होंगे और कंपनी आउटसाइडर्स को और आउटसाइडर्स कंपनी से बाइंड होंगे। इसके साथ कंपनी के डायरेक्टर्स भी बाइंड हो जाएंगे इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कंपनी के प्रति। यह है बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के पास। सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बताती है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक बार रजिस्टर हो के रजिस्ट्रार के पास इफेक्ट में आने के बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और एनीवन कैन इंस्पेक्ट देम फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फी। सेक्शन 17 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ रूल 34 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के हिसाब से कंपनी प्रिस्क्राइब्ड फ़ी रिसीव करने के साथ 7 दिन के अंदर कंपनी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और वो सारे अग्रीमेंट्स और रेजोल्यूशंस जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एम्बडीड है वो सारे का कॉपी एप्लीकेंट को भेजना है। अगर 7 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं तो कंपनी और वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी लायबल होंगे पेनल्टी का, दैट इज़ फाइन ₹1000 प्रतिदिन। जितने दिन डिफ़ॉल्ट हो करेंगे उतना अमाउंट बढ़ता चला जाएगा अप टू 1 लाख रुपीज़। मतलब जितने दिन आप डिले करते जाएंगे, भेजेंगे नहीं डॉक्यूमेंट्स, उतने दिन 1,000 काउंट होता जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होने के नाते ये माना जाएगा कि प्रति व्यक्ति जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट करना चाह रहा है वो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़ के समझ के आ रहा है, कंपनी के नेचर के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पावर्स के बारे में, इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में और जो बाकी चीज़ें इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड किया गया उन सब के बारे में वो बंदा पढ़ के
पहले ही पढ़ के समझ के कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट करने आगे बढ़ा है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में समझने के लिए। ये एक ऐसे डॉक्ट्रिन है जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट करने के लोगों के प्रोटेक्शन में आती है। रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जैसे बोलती है कि ये अज्यूम किया जाएगा कि जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं वो सारे इन दोनों डॉक्यूमेंट को पढ़ के और समझ के ही अपने इच्छानुसार कंपनी से ट्रांजैक्ट करने में इच्छुक हैं। लेकिन हर बार ये बाहरी लोग ये नहीं पूछ सकते हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन को ऑथराइज़ करने के पहले आपने कंपनी के सारे प्रक्रिया पूरे करके आप आए हैं, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लिए हैं या रेजोल्यूशन पास हो गया है कि नहीं, उसका कॉपी दीजिए। क्या आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मिला है कंपनी के नाम पे इस ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए। जो बंदा आपके पास आते हैं कंपनी के ऑथराइजेशन लेके, उनसे ये सब बातें नॉर्मली पूछ नहीं सकते। अगर पूछ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अनॉयड होके आपसे दूर हो जाए या आप एक प्रोस्पेक्टिव अच्छे कस्टमर को खो बैठे। इसलिए हर बार ये सब चीज़ें पूछा नहीं जाते हैं, मुश्किल भी पड़ती हैं पूछना। ऐसे क्वेश्चन बाहरी आदमी जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है वो पूछ नहीं सकता है हर बार। इसलिए ये डॉक्ट्रिन लाया गया है, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से बाहरी आदमी ये अज्यूम करेगा कि कंपनी के लोग अपने सारे ऑब्लिगेशंस एंड प्रोसीजर्स एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉलो करके ही उसके साथ ट्रांजैक्ट करने आए हैं। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वो मतलब उसको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है इंक्वायरी करना कि कंपनी के अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल होना है आपके पास आने के पहले, वो बंदा जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए आपके पास आया या कंपनी ने ऑथराइज़ किया आपके पास आने का, वो सारे फुलफ़िल करके आया है कि नहीं। ठीक है, ये आपका काम नहीं है। इंडोर में क्या हुआ बाहरी आदमी को पता नहीं चलेगा, वो कंपनी के अंदर के लोगों को ही पता चलेगा। इसलिए कंपनी के अंदर लोगों के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी के सारे फॉर्मेलिटीज़, रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर्स फुलफ़िल करके ही कोई बाहरी आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर करेगा। इस डॉक्ट्रिन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो हैं, अगर बाहरी आदमी ट्रांजैक्शन के पीछे की इंडोर इरेगुलरिटी समझ के और जान के पूरे नॉलेज के साथ अगर कंपनी या उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर किया, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन या बेनिफिट नहीं ले सकता है। अगर बाहरी आदमी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कोई नॉलेज ही नहीं है, ये प्रूव कर दिया, तो वो इस डॉक्ट्रिन से बच सकता है। अगर ट्रांजैक्शंस फोर्जरी के साथ हुआ, वाइड या इलीगल हो जाएंगे, तब ये डॉक्ट्रिन उस केस में लागू नहीं होगा। अगर बाहरी आदमी नेग्लिजेंटली बिना चीज़ों को वेरीफाई किए नेग्लिजेंटली कोई कंपनी के ऑफिशियल के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर किया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर बाहरी आदमी या एजेंसी का एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन में है, तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं हो सकती है। अगर बाहरी आदमी या एजेंसी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के या ट्रांजैक्शन करने के पहले के प्री रिक्विजिट कंडीशन फुलफ़िल नहीं किया, तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई ही नहीं होगा। ये हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉस्पेक्टस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।